हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी में। तो आप सभी को ये मालूम है कि हम लोग अपना बेसिक जो है उसे एकदम से अच्छे से कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ एडवांस चीज़ों को भी कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे अच्छा रिसोर्स अपनाते हैं अपना सबसे प्यारा एनसीईआरटी, जो हमारे लिए इससे खूबसूरत और इससे बेहतर और इससे ब्यूटीफुल हैंडसम कुछ नहीं है, राइट। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपना थर्ड चैप्टर क्लास 9वीं की बुक में। ठीक है, क्लास 9वीं का जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा होगा अपवाह। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, अपवाह होगा। ठीक है, अपवाह। ठीक है, जो क्लास 9वीं के अंतर्गत ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे अच्छे से अच्छे डायग्राम के थ्रू, अच्छे से अच्छे एनिमेशंस के थ्रू या अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसे समझें। और हाँ, एक बात और, आपको इसमें कोई भी अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हम बुक्स से आपके लिए शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स ही निकाल कर लेकर आए हैं, ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में आ जाए और आपका ये जो प्रॉब्लम रहता है शॉर्ट नोट्स का वो भी क्लियर है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और अपने टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अफवाह ये क्या है, तो ये कह रहा है यही कि अफवाह जो है यह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करती है। ये क्या कह रहा है, अफवाह जो है ये क्या, ये जो शब्द है एक क्षेत्र के नदी तंत्र। ठीक है, अब देखो प्यारे, आप नदी जान रहे हो, लेकिन नदी तंत्र क्या है कुछ नहीं जानते होंगे। तो नदी तंत्र का कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई नदी का बहाव है और उस नदी में अगर बाहर कोई और नदियाँ सहायक बन जाती है, कोई और नदियाँ सहायक बन जाती है, तो एक तंत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। क्योंकि नदियों के मिलाव से एक बड़ी विकराल रूप जिस नदी का बन जाए उससे ही हम क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। हाँ, तो देखो ये आप समझिएगा। ठीक है, ये दो डायग्राम आपको दिया है, एक अ और एक ब वाला, दोनों ही सेम है। ये जल विभाजन कह रहा है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी कि बेसिन। ठीक है, बेसिन कहते हैं। देखिए, शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा। ठीक है, और उसको ना थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके समझने का कोशिश करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही बुद्धू के तरह उसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो फिर आप संभवतः इसे नहीं समझ पाएंगे। आप एनसीईआरटी को ले लो या किसी भी बुक्स की मैं बात करूं तो सिर्फ रीड नहीं करना है। अगर कोई शब्द मुझे नहीं समझ आ रहा है तो उसे समझने की कोशिश करना है। देखो, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, तो उसके शब्दावलियों को समझने की कोशिश करो, तब जाकर के आप यूपीएससी में एक बेहतर आंसर राइटिंग कर पाओगे। नहीं तो फिर ऐसी जो लैंग्वेज है उससे यूज़ करोगे तो फिर मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब ये जो प्रवाहित हो रहा है जल, इसे क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी ही कहेंगे। अब देखो कह रहा है कि ऊंचा क्षेत्र। ठीक है, जैसे पर्वत या ऊंचा भूमि दो पड़ोसी। ठीक है,
अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार के उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। क्या है? वाटर डिवाइड। ठीक है, क्या कहते हैं? जल विभाजन कहते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्थेटिक्स पार्ट्स। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी कौन है तो अमेजन है। वैसे तो ये आपसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी नहीं, सॉरी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चंस का डिमांड आपसे नहीं करता है ऐसे आंसर का कि एक चुटकियों में आप आंसर कर दो, लेकिन इसी को वो चाहे तो जो है आपको और तरीके से पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बाकी यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको पूछने दो। हाँ, अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि भारत में गंगा नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने देख लिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, दोनों के ही पक्ष में हम परिप्रेक्ष्य में हमने देखा। विश्व के लिए अमेजन और हमारे भारत के लिए गंगा, जो हमारे लिए सर्वदा पूजनीय है। ठीक है, हम लोग गंगा की पूजा करते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हमारा भारत का कल्चर है और यही है जो हमें औरों से अलग की जो है अलग की ओर लेकर जाता है और हमें अलग पहचान देता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देख पाएंगे कि क्या है हमारा भारत। अब देखो यहाँ से हम अगर भाई देखें कि अफवाह प्रतिरूप, अब ये क्या है? देखो ये कह रहा है कि एक अफवाह प्रतिरूप में धारा एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है। ठीक है, ये है आपका मुख्य धारा और ये है आपकी सहायक नदियाँ, जो आप इस डायग्राम में भली भांति देख रहे हैं। ठीक है, कौन है आपकी मुख्य धारा? मुख्य धारा वही है जो कि डायरेक्ट बहे, द्रुमाकृति अफवाह है ये। ठीक है, ये देखो ये है आपकी मुख्य धारा, राइट। और बाकी जो आई है ये सारी की सारी क्या है? सहायक नदियाँ है। देखो फिर लाइन को ध्यान से सुनना कि एक अफवाह प्रतिरूप में धारा एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थ सेल संरचना पर आधारित होती है। ठीक है, यह जो है द्रामकृतिक, जालीनुमा, ठीक है, आयताकार तथा आर्या अफवाह प्रतिरूप होते हैं। अगर हम पहले वाले टाइप्स को देखें, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप जो है तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। ये जो है प्रतिरूप तब बनता है जब धारा जो है, धारा समझते हो ना, ये फिजिक्स मत पढ़ना, उसमें करंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे धारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से नदियों का बहाव होता है, अभी बाढ़ का समय चल रहा है तो आप भली भांति सब शब्दों से परिचित होंगे, तो उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। अब भूस्थल क्या है ये भली भांति जान रहे हैं, तो भूस्थल का ढाल जिस प्रकार होता है उसी प्रकार जो है इसी पे ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा है कि इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा इसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखा की भांति प्रतीत होती हैं। ये जो आपकी प्रतिरूप है, इसका मुख्य धारा तथा इसकी सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखा समझते हो, वृक्ष की जो शाखा है समझते होंगे, मुझे उम्मीद है, उसके भांति जो है आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और देखो अब इसमें जो आपको ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्लाइड, अब इसमें आप जो है शॉर्ट्स बनाने की कोशिश मत करना, ये आपके लिए पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स ही है। ठीक है, आप एक बार अगर नहीं ट्रस्ट है तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़कर एक बार देख लेना, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सच में मैं जो कह रहा था वो सही है या गलत। अब अगर हम नेक्स्ट चले तो देखिए, जब सहायक नदी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप बनता है। प्रतिरूप का मतलब है किसके पैटर्न की बात कर रहे हैं, कि ये किस किस पैटर्न पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जालीनुमा जो प्रतिरूप है, पैटर्न है,
ये कैसे बनता है? तो जब जो मुख्य धारा है, मुख्य नदियां हैं, उसकी जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है। प्यारे समकोण समझते हो ना, 90 डिग्री, इसे समकोण कहते हैं। ओहो सॉरी डियर, जस्ट वेट। हाँ, अब इसे चलो, ओहो वेट कर लो, हम इसे समकोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री हमारा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो ये इस प्रकार से जहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जालीनुमा पैटर्न कहेंगे। अब देखो, जालीनुमा पैटर्न जो है वहाँ विकसित करता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती है। ये वहाँ बनता है, ये तब बनता है जहाँ पे आपको कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हो। क्या है, समानांतर। ठीक है, वहाँ पे ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलो आगे की स्लाइड की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। चलो, अब हमारा है थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब आयताकार जो है अपवाह प्रतिरूप, यानी कि रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है, इसे देखते हैं। देखो, प्रबल संबंधित शैलीय भूभाग। अब ये शैल क्या होता है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम आपको भली भांति बता चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज आप सीरीज को जो है ना सीरियल वाइज देखें, जैसे कि आप सीरियल देखते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक इसको ना नंबरिंग के थ्रू देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर इजी है तो इसे हम स्किप कर देते, तो फिर ये मजा नहीं आता। तो ये जो है शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है आर्या प्रतिरूप, रेडियल। ठीक है, ये तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है, तब जाकर के ये जो है आपको देखने को मिलता है। अब देखो भाई, ये सारी की सारी पिक्चर्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। अब ये सब देख सकते हो पिक्चर्स में। ओके, पूरा क्रिस्टल क्लियर रखना। ठीक है, आप जहाँ जाने को सोच रहे हो ना भाई, वहाँ पे सब क्लियर दिखना चाहिए, सूक्ष्म की तरह। अब देखो, विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजक एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है, यानी कि जो भी हम लोग देखा वो एक द्रोणी में भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग ही मिलेंगे हमको देखने के लिए। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं ये सबसे प्यारी चीज़ें हमारे लिए, वो है भारत में अपवाह तंत्र। अब सिस्टम, इंडिया में सिस्टम, वो देखो भाई क्या है इंडिया। देखो, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण जो है मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। अब मेरे भाई, अगर आपके पास इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि भौगोलिक आकृतियां क्या हैं, तो क्यों बैठे हो 9th की बुक को पढ़ने? भाई पहले 6 और 7 और 8 की बुक तो पढ़ लो, कि सारी चीज़ें जो आपको वर्ड आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर में जो मिले उसे समझ सको। नहीं तो मास्टर पीछे वाले शब्दावलियाँ को ही आगे की क्लासेस में समझाता रहे, तो फिर वो चैप्टर कब फिनिश कर पाएगा, उस बुक को कब फिनिश कर पाएगा, फिर उसके लिए वो असंभव हो जाएगा। और उनके लिए भी परेशानी होगा कि जो इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं या कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि वो शुरू से, आरंभ से इस क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो नदियों को जो है दो मुख्य आकृतियों के द्वारा, तो इस आधार पर जो है हम भारतीय नदी को दो मुख्य वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो है हमारा हिमालय, और हिमालय जो है, तो हिमालय की अधिकतर नदियां जो है
मासी, ठीक है। 12 मासी मतलब होता है 12 महीने नदियाँ होती है। मासी मतलब माँ होता है, ठीक है। देखो इसमें वर्ष भर पानी रहता है, 12 मासी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघले होने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। 12 मासी का कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको ये नदी जो है 365 दिन पानी से लबालब मिलेगा देखने को। 365 दिन यानी कि 12 महीने, 12 मंथ जो है ये पानी से लबालब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो कह रहे हैं कि हिमालय के 2 मुख्य नदियाँ जो हैं वो है आपका पहला सिंधु और दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र। जो है ये हिमालय का जो भाग है उसकी उत्तरी श्रृंखला है, उत्तरी भाग से निकलती है। अब इसके पहले वाले चैप्टर को आप देखेंगे, सेकंड चैप्टर, तो जिसमें हम पूरे के पूरे फिजिकल फीचर्स की बात की है इंडिया का स्वरूप का, उसमें हम अच्छे से पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं कि हिमालय किधर है, हिमालय किधर है और हिमालय कैसे बहती है, उत्तरी मैदान का गठन कैसे हुआ, पृथ्वी का गठन कैसे हुआ, हमारा भारत का निर्माण कैसे हुआ, किस प्लेट किट से टकराने के बाद भारत बना जा करके। तो ये पूरी चीज़ें हम लोग जो है ना कवर कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखो इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्जों का निर्माण किया है। समझिएगा, किसका? गर्ज का। ये लोग क्या किए हैं? निर्माण किए हैं नदी को पर्वतों को काटकर। चलिए अब देखिए, ये नदी अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। भाई मेरे, ये अपरदन क्रिया क्या है आपको मालूम होगा, नहीं है तो क्लास 6वीं 7वीं का बुक पढ़ो, तब जाकर के एक एक वर्ड समझ में आएगा। तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियाँ का निर्माण जो है करती है। समुद्री मुहाने पर ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अब दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी होती हैं। जितनी भी अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो मौसम के द्वारा मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक, कहाँ पे? वर्षा पे। देखो वर्षा कहने का मतलब समझ लेना कि भाई वो जो रेन होता है, बारिश, उसको कह रहा हूँ, किसी अदर पर्सन से मत जोड़ना। ठीक है। अब देखो चलो आ जाओ आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखो हिमालय की नदियाँ जो है कि तुलना में प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं की लंबाई कम तथा छिछली होती है। देखो आपसे कहूँ तो ये छिछली शब्द क्या है और इसे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, अगर आप बता सको तो मैं जानूँ कि सच में आप कुछ शब्द का जो है ना पिटारा अपने पास रखे हो। ठीक, अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाटी से निकलती है। कहाँ से? पश्चिमी घाटी से, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ठीक है, किधर बहेगी? बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब बंगाल की खाड़ी किधर है? अगर आप देखेंगे कल की क्लास तो आपको समझ में आएगी। ठीक है। अब चलो ये सिंधु नदी तंत्र है, इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे उससे पहले हम देखते हैं हिमालय की नदियाँ जो हैं कौन कौन सी है। हिमालय की नदियाँ सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है जो हिमालय से निकलती है। ये नदियाँ जो हैं लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकार इनमें मिलती हैं। आकार नहीं, आकर मिलती हैं। ठीक है। देखो किसी नदी तथा इसकी सहायक नदियों को
नदी तंत्र कहा जाता है, जो आपको पहले ही कन्फर्म है। अब हम पहले वाले नदी को देखते हैं जिसका नाम है सिंधु। सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से के निकट तिब्बत में हुआ है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। अब यही दिखाने के लिए हम आप लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम लेकर आए हैं। ये कैलाश पर्वत है, रुक जाइए, ये है हमारा कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत जो है ये मानसरोवर झील के पास ही है। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में जो आपने लाइन देखा यहाँ से जो है। अब देखो एक जस्ट वेट में कुछ चीज़ों को क्लियर कर लूँ। ये जो रेड कलर से लाइन जो दिख रहा है, ये हम आपको डिनोट किए हैं अपने भारत की नक्शा, ठीक है, इसको हम डिनोट किए हैं अपने भारत की नक्शा से, ठीक है। इसे और कुछ किसी नदी का तंत्र ना समझेंगे, ठीक है। ये रेड कलर वाला जो लाइन है इसे हम डिनोट किए अपने भारत के नक्शा को, ठीक है। ये कहाँ से, कैलाश पर्वत से इसका उद्गम स्थान है, जो कि मानसरोवर झील के पास है, जो कि तिब्बत में है। फर्स्ट ट्रिक है फॉलो करना। जो ये सिंधु नदी है ये पहले आपको कहाँ मिलती है, लद्दाख के दम चौक पे मिलती है। दम चौक से प्रवेश करती है यहाँ पे, भारत में एंटर कहाँ करती है, लद्दाख के दम चौक से, ठीक है। और ये आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे दो नदी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर से आपको देखने को मिलेगा श्योका नदी और एक आपको नुब्रा नदी, क्या है, नुब्रा नदी। अब बताना नुब्रा नदी कहाँ है, कुछ कुछ चीज़ें आप भी जो है क्या करो, खोज करो, ठीक है। अब चलो फिर हम करते हैं क्या, हम यही करते हैं कि आगे हम पहले चीज़ों को फिर पढ़ते हैं आगे क्या है। अब देखो आगे ये है कि आगे कह रहे कि इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दार्शनिक कार्य का निर्माण करती है। कहाँ, लद्दाख के पास, जो कि दम चौक पे स्थित है, ठीक। अब हम कहें कि इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योका तथा हज इस नदी से मिलती है, ठीक है। जो कि मैं बता रहा हूँ नुब्रा, देखिए ये है गिलगित नदी, ठीक है। अब चिल्लास है। अब देखो ये जो गिलगित नदी है ये कहाँ है बताओ, कहाँ से है बताओ। देखो ये है, अगर कल के, मैं बार बार कह रहा हूँ कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा पाकिस्तान में, कहाँ है, ये है हमारा पाकिस्तान में, ठीक है। ये काबुल नदी कहाँ का है, ये भी हमारा पाकिस्तान का है। कुरमर नदी पाकिस्तान, ठीक है। गोमल नदी, ये सारी सहायक नदियाँ जो है इसकी है। अब देखो और सहायक नदियाँ है, ये जो है आपका ये आ रही है, ये झेलम है, ये आपकी आ रही है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है चिनाब, फिर यहीं से आ रही है रावी, फिर यहीं से आ रही है ब्यास, और फिर यहाँ से राकसताल झील जो है कैलाश पर्वत से ही निकलती है, जो कि राकसताल झील है यहाँ पे। यहाँ से आपकी सतलज आती है और सतलज यहाँ से फिर जाकर के यहाँ मिल कर के आपका यहाँ सिंधु में प्रवेश करती है। और इन्हीं 5 नदियों के सम्मेलन से हम जिस एरिया का नाम डिनोट करते हैं पंजाब से, ये बताते हैं। मैं कल के लेक्चर में ही बताया पंजाब का अर्थ क्या है। पंजाब, पंच मतलब 5 होता है, आप मतलब नदियाँ, तो 5 नदियों के सम्मेलन से जो बना है उसे पंजाब कहते हैं। और अंततः जाकर के ये सिंधु जो है अरब में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे, अरब में जो है ये प्रवेश करती है। अब चलो आगे की ओर हम देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है। देखो सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए जो है आटक में पर्वत क्षेत्र से बाहर निकलती है। और राइट, अब यहाँ पे एक मैप रहता
तो मैं समझा पाता आप, बट यहाँ पे मैप नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपना एक एटलस खोल लें, या आप जहाँ से भी आप अपने मानचित्र को देख सकें उसे देखें। प्लीज़ एक एटलस इस ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए होना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। बिना एटलस का आप ज्योग्राफी का विद्यार्थी कैसे कहलाएंगे? तो प्लीज़ आप एटलस जो है रखें। अब सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक है, जो मैं अभी बता चुका हूँ। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कराची से जो है मुड़ती है और पूर्व की ओर जाकर के अरब सागर में ये मिल जाती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल और तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। समझिएगा, 2880 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। समझिए इसको, ये नंबर जो देख रहे हैं आपको मालूम है कि क्या देख रहे हैं। अब एक नोट पॉइंट में नोट्स आपको लिखा दें हम कि सिंधु जल समझौता हुआ था कब? 1960 के। इसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है, ठीक है। कितना? 20%। ये सब आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। प्लीज़ आप जो हैं इसे ज़रूर लर्न करें, ठीक है, इसे ज़रूर लर्न करें। अब देखिए, वहाँ तक हमारा बस आपका एनसीईआरटी जो है इतना ही बताया है। लेकिन अगर आप भारत के नदी तंत्र को इसी तरीके से डायग्राम फॉर्म से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे, तो एक पूरा फुल वीडियो जो है हम भारत के जितने भी नदी हैं उनके ऊपर इसी तरीके से, इसी डायग्राम के जैसे सारे डायग्राम को ला करके अच्छे से कवर करा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, आगे की ओर फिर देखेंगे। अगर हम देखें, दूसरा है हमारा गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा की मुख्य धारा जो है क्या है? भागीरथी है, और जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तथा अलकनंदा जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। किससे से? भागीरथ, गंगोत्री। ठीक है। अब देखो, हरिद्वार के पास गंगा जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब भाई कुछ है ही नहीं कि मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ों को समझा पाऊँ, बट चलो ठीक है। लगभग गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर की है। देखो, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना जी हैं, घग्गरा है, घाघर है, गंडक है और कोसी है, ठीक है। यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, घाघर, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है, नेपाल के हिमालय से। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जो कि अभी कुछ समय पहले कोसी नदी के बहाव के कारण बिहार में जो है एक बड़ा ही प्रकोप फैला था, जो कि 56 जो है किवाड़े उसके खोल दिए गए थे, किसकी? कोसी नदी की, और पानी का स्पीड ही बहुत था, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि प्रायद्वीपीय उच्चवाद से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ जो है किसकी? गंगा की। वो है चंबल, जो यमुना, जो बेतवा है ये भी यमुना, तथा सोन है। देखो, ये अर्धशुष्क क्षेत्र से निकलती है। कौन? ये जो नदियाँ बता रहे हैं कि सब अर्धशुष्क क्षेत्र से निकलती है, और इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम रहती है, ठीक है।
बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के परपक्का तक बहती है। ठीक है, अब यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। तो एक धारा हुगली जो कि इस एक वितरित है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी मुख्य धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। समुद्र में विलीन होने जा ही रही है तब तक यहाँ पे ये मेघना कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कहोगे कि यस भाई आगे की ओर बढ़ो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी, यह बृहद नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जो है आपको जाकर के देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। देखो, इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। ठीक, अब देखो सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाया जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। ये सुंदरवन डेल्टा के नाम रखने के पीछे का लॉजिक जो है यही है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ठीक है, ये रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते। कहाँ पे? यहाँ पे। समझ रहे ना मेरे बात को? बिल्कुल भाई मेरे समझिएगा, क्योंकि समझने से कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत क्लियर होता है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र को। पहले इधर आते हैं, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित हैं। भारत से बाहर स्थित है। ये कैलाश पर्वत जो मानसरोवर झीलें यहाँ से निकलती है और निकलती है तो ये देखो सांगपोखा नदी जो है, और इसकी सहायक नदियाँ देखो, तिस्ता है। ठीक है, देखो ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, नमचा बरवा शिखर जो कि 7757 मीटर ऊंचा है के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ लेती है। ठीक है, अब देखो नमचा बरवा पर्वत जो है भैया मेरे कहाँ है? बताओ तो जल्दी फटाफट से, नमचा बरवा पर्वत कहाँ पे है? इसमें अगर कोई देख रहा है तो बता दो। ठीक है, बताओ। देखो इधर ही होगा, जहाँ कहीं भी होगा। नमचा बरवा पर्वत जो है आपको दिखाई दिया, वहाँ से ये यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ग के माध्यम से प्रवेश करती है। कहाँ पे? भारत में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिबांग, लोहित, केनुआ एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत एक शीतल एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है तिब्बत में। ठीक है, भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र अपने धारा में बहकर एक गुम्फित नदी
के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि असम में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के कुछ जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। देखिए, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाटी से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं आपको देखने को मिलेगी। देखो, नर्मदा एवं तापी दो ही बड़े नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारन मुख जो है का निर्माण करती है। मेरे भाई, प्रायद्वीपीय नदियां का अफवाह द्रोणीय आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। क्या होती है? अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें पहला है आपका नर्मदा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से है। यह पश्चिम की ओर एवं भ्रांस घाटी में क्या करती है? बहती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल में यह नदी गहरे गर्ज से बहती है तथा यहाँ एक नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का जो है निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी होती है। नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये बहुत छोटी होती, कोई बड़ी नहीं है। यहाँ पे सब छोटी ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटी छोटी गैया, ठीक है, छोटे छोटे पाँव। ठीक है, सुनो, देखो, नर्मदा द्रोणी जो है मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर बात करेंगे अगर ताप्ती की, तो ताप्ती क्या है? ताप्ती मतलब आग तापना मत समझना, इसका नाम है ताप्ती। राइट, देखो, ताप्ती की बात करें तो तापी है, सॉरी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रांस घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। हाँ, देखो, इसकी द्रोणी आपका मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य मुख्य नदियाँ जो हैं साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। हाँ, देखो, अब यहाँ तक अगर आप कंटिन्यूटी बना रखे हो तो सच में आप समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है तो अगर एक लाइक कर दोगे भाई, तो आपका भाई का दिल जो है एकदम खुश हो जाएगा। अब हम गोदावरी द्रोणी को देखें। ठीक है, तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई जो है आपका 1465 है। ठीक है, यह वाहक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है जैसे कि पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, ठीक है, वेनगंगा तथा फेनगंगा। ठीक है, तो ये आपकी ये सब के सब क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं जो आप देख रहे हो। फिर है महान नदी द्रोणी। महान नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा में से सबसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर की है। फिर बात करें इसकी अपवाह द्रोणी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में जो है स्थित है, जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यही बात करें कृष्णा द्रोणी की, तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1401 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। तुंगभद्रा जो है, कोयना है,
घाट प्रवाह है, मुंशी तथा भीम इसकी जो है सहायक नदियों में गिने जाते हैं। कुछ लेक्स के बारे में बात कर लें तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे ही झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झील को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। यह विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोरखपुर झील का निर्माण जो है करती है। सिप्ट तथा बाहर तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्लाका झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट हमारा कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाटी के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण के बंगाल में जाकर के ये गिरती है। 800 इसकी लंबाई है और कुछ नहीं। राष्ट्रीय नदी संयोजक जो है, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था सबसे पहले। वर्ष 1995 में जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। और देखो, मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो है हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। ठीक है, ये है आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर इसे आप लगा पाओ तो मैं कहूँगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कर पाओ। मैं चाहूँगा कि कमेंट करके आप बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 2013 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग के साथ आप प्लीज़ आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके हर एक आंसर को देखूंगा और हर एक कमेंट को आपका देखता हूं। ठीक है, और रिप्लाई भी करता हूं। ठीक, ये है आपका सेकंड क्वेश्चंस। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर मज़ा ही मज़े हैं। ठीक है, और ये है आपके थर्ड क्वेश्चंस। रुक जाओ, अभी मैं इससे इरेज कर देता हूँ। ये है हमारे थर्ड क्वेश्चंस। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है, आप बताना मुझे कमेंट में, और मैं नेक्स्ट डे आपके लिए इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशंस को लेकर आऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। पहले आप जो है समझ लो तब। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्या। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो मैं इतना उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, और आप अच्छे से समझे हैं। ठीक, तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे जो भी प्रॉब्लम है उसे पूछ सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस मेरे भाई इतना ही रहने देते हैं। सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब अपनी इस क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, मुझे कमेंट करके। ठीक है, आपके हर एक चीज़ का जो है सॉल्यूशन जो है हम देंगे। स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, स्टडी के लिए होना चाहिए। आप जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहिए और हार्मोन को अपने कंट्रोल में रखें। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय डियर।